सेल टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम्स कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड एंड नेम बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की जो खोज की थी और नाम दिया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था 1831 में। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। इट कंट्रोल ऑल द विटल फंक्शन ऑफ द सेल। ये सभी फंक्शंस को सेल के को कंट्रोल करता है। सो दैट द न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। इस वजह से हम न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड द मैनेजर एंड द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को मैनेजर और कंट्रोल रूम भी कहा जाता है सेल का। जैसे हम इसे समझे, केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, इसी कारण इसको कोशिका का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो न्यूक्लियस है ये सारे सेल की पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और इस वजह से हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसे मैनेजर भी कहते हैं और कंट्रोल रूम भी कहते हैं सेल का। इट इज एक्सक्लूसिव फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक्स की आरबीसी होती हैं उसमें न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। इन यूकैरियोटिक आरबीसी हैज नो न्यूक्लियाई। आरबीसी के अंतर्गत न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनल है सेल का। इसका स्ट्रक्चर, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर हम कंप्लीट करेंगे। स्ट्रक्चर, द न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स दैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल एंड अदर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर प्रोसेस। कहने का अर्थ ये है कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसके माध्यम से ये बताया गया है कि ये जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और जो सेलुलर सेल की प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझें कि इसमें स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि इसमें 2 लेयर हैं, 2 मेम्ब्रेन है। जो बाहर वाली होती है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और जो अंदर वाली होती है उसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अब जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है इनके बीच की जो स्पेस है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। और जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है इसमें दिख रहा है जो गैप है, इन गैप को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। इन गैप के माध्यम से क्या है कि जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं वो अंदर बाहर जाने का कार्य करती हैं। जो ये न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर होता है, तो जो कुछ लिक्विड पदार्थ होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं वो अंदर बाहर जाने का जो कार्य करते हैं वो गैप के माध्यम से करते हैं। और जो ये गैप होता है इसको कहते हैं हम गैप को न्यूक्लियर पोर। इसमें जो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है ये होती है क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं ये, और जो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं ये आगे जाकर काफ़ी मोटे हो जाते हैं और यही क्रोमेटिन थ्रेड्स क्रोमोसोम्स में परिवर्तित हो जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलोज भी पाया जाता है। देन इसकी जो थिकनेस होती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की, ये 75 से 90 एंगस्ट्रॉन की होती है और इनकी जो डिस्टेंस होती है वो 150 एंगस्ट्रॉन से 400 एंगस्ट्रॉन तक होती है। देन द स्पेस बिटवीन दिस लेयर इज नोन एज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस जो होती है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, नेक्स्ट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं और ये जो पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस विद इन द न्यूक्लियस विद वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम द अदर सेल। ये क्या करते हैं, बाहर का मटेरियल अंदर और अंदर का बाहर, इन सब्सटेंस को सेल तक पहुंचाते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल्स के अंदर होता है तो एक्सचेंज करते हैं ये सब्सटेंस का। देन इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म पाई जाती है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होती है ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इस ट्रांसपेरेंट लिक्विड को, इस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर सैप और कैरियोलिम्फ। इसे हम न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं और कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। और ये आरएनए, डीएनए, प्रोटीन एंड एंजाइम्स और लिपिड का बना होता है। देन न्यूक्लियस में क्रोमेटिन पाए जाते हैं। जो क्रोमेटिन होती हैं, जो हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। यही थ्रेड्स आगे चल के क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। देन न्यूक्लियस के अंदर हमें न्यूक्लियोलोज की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जो न्यूक्लियोलोज होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं और जो न्यूक्लियोलोज होते हैं ये प्रोटीन प्लस आरएनए के बने होते हैं और इनका न्यूक्लियोलोज का वर्क जो होता है वो ये होता है कि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ये सिंथेसिस करते हैं राइबोसोमल आरएनए की।
देन न्यूक्लियोलोज आर ऑल्सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, और हम न्यूक्लियोलोज को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। जैसे कि अब हम स्ट्रक्चर में समझें कि जो स्ट्रक्चर है इसके माध्यम से हम समझें कि जो बाहरी मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन है और जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसे इनर मेम्ब्रेन है। इनके बीच का जो स्पेस है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है और जो इनमें गैप है वो न्यूक्लियोपोर है। और जो इनके क्रोमेटिन थ्रेड्स जो दिख रहे हैं, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं और यही क्रोमेटिन थ्रेड्स क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं और इनमें न्यूक्लियोलोज भी पाया जाता है, इनमें कैरियोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो यही थी आज की हमारी न्यूक्लियस के बारे में जानकारी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।